लग्नादि व्यवस्था है। तो लग्न लग्न जो है प्रथम जो भाव है उसको लग्न या प्रथम भाव कहते हैं, वहां से द्वादश भाव। तो इस प्रकार से जन्म लग्न एक व्यवस्था और जन्म राशि व्यवस्था और ताजिक एक व्यवस्था और गोचर एक व्यवस्था और फलौ फलौ विंशोत्तरी मता एकोनविंशति 120 विंशति दशा, ये जो दशा है इसमें अष्टोत्तरी है, विंशोत्तरी है। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की दशा है। तो विंशोत्तरी दशा हो और अष्टोत्तरी दशा हो, और जैसे अभी चर्चा चल रही थी उसमें आने वाला जो 7.5 है, इत्यादि ये सब अनेक वहाँ व्यवस्थाएं दी है फलादेश करने के लिए। क्योंकि ये एक प्रकार से लिस्ट सामने है, आपको कौन सा लेना है वो ज्योतिषी उसमें ज्योतिष शास्त्र में जो आता है वो निर्धारित करके फलादेश करते हैं। अभी ये फलादेश विचार है ये अत्यंत गंभीर है, क्लिष्ट है, क्योंकि गणित तो हम समझकर कर पाएंगे, लेकिन शास्त्र का जो आदेश या जो आदेश शास्त्र है उसको सिद्धि प्राप्त करके फलादेश करना ये अत्यंत क्लिष्ट है। लेकिन दोनों है, सरल भी है, क्लिष्ट भी है। जैसे आज बारिश आएगी नहीं भी आएगी, दोनों ऐसे भी हम कह सकते हैं, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। आप 50% हमेशा सफल रहेंगे, लेकिन असफलता भी नहीं रहेगी। इसको इस प्रकार से बेहतर बनाना है। इसीलिए ये जो आगम शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र के जो विशेष रूप से आचार्य के जो ग्रंथ है, जो मूल ग्रंथ है, उसको पढ़ने की, परंपरागत पढ़ने की जरूरत हम सबको। इसीलिए ये शास्त्र समाज में एक सुंदर प्रतिष्ठापित होगा। और इतना ही नहीं, ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत आने वाला ये विषय है। इसीलिए ये कहा गया ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष भी है, प्रत्यक्ष शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। कैसे प्रत्यक्ष है? अभी गत दिन में अमावस्या घटित हुई, उसके पूर्व 15 दिन में पूर्णिमा। देखिए, पूर्णिमा आकाश देखते ही रात को पता चलता है आज पूर्णिमा। ये ज्योतिष अभ्यासक जो है उसको भी पता रहता है, या परंपरागत जिनको ज्ञान है उनको भी पता रहता है। पर चंद्रमा के दर्शन से ही आप किसी का अंदाजा या अनुमान लगा सकते हैं। अमावस्या के दिन कोई नहीं मिलता है अंधेरा। अभी अभी सर आपको समझा रहे थे कि ग्रह युद्ध समाप्त, जब सूर्य और चंद्र एकत्रित होते हैं, जैसे चंद्र और सूर्य के साथ पंचतारा ग्रह रहेंगे तो अस्तमन, और चंद्र के साथ रहेंगे समागम, और चंद्र और सूर्य एकत्रित रहेंगे क्या होगा, तो उस दिन अमावस्या होगी। तो इस प्रकार से तिथि जो है पंचांग में तिथि प्रत्यक्ष है, वार भी प्रत्यक्ष है, नक्षत्र भी प्रत्यक्ष है। क्योंकि आज का नक्षत्र जो है, चंद्रमा जिस नक्षत्र के या नक्षत्र में स्थित होगा वह आज का नक्षत्र है। और योग करण ये सभी प्रत्यक्ष से। और हमारे चांद्रमान में जो मास है, द्वादश मास, वो भी हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जैसे इस पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा या स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा, वह मास हमेशा चैत्र कहलाएगा। इस प्रकार से द्वादश मास, लेकिन अभी वर्तमान में जो हम व्यवहार के लिए हम कैलेंडर यूज करते हैं वो कोई प्रत्यक्ष नहीं, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रत्यक्ष नहीं होता, ज्योतिष प्रत्यक्ष है। तो अगर इस प्रकार का ज्योतिष प्रत्यक्ष है, जैसे ग्रहण भी प्रत्यक्ष है, तो ये सब सिद्धांतीय बातें प्रत्यक्ष है। लेकिन आप ये प्रश्न करेंगे तो फलादेश कैसे प्रत्यक्ष है ना? तो फलादेश कैसे प्रत्यक्ष होगा? तो फलादेश भी प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि सारी बातें
तभी कैलकुलेशन ज्योतिष में सटीक होगा। तो फलादेश भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, दिखना चाहिए, तो फलादेश भी प्रत्यक्ष होगा। फलादेश भी होता है क्योंकि शुभाशुभ वर्णन जो किया है वो अनुभव से आता है, अनुभव को भी प्रत्यक्ष माना शास्त्र में। इसलिए का जो अनुभव वही उसका प्रत्यक्षत्व सिद्ध होता है। इसलिए आगम और आदेश ज्योतिष का जो सिद्धांत स्कंध भी प्रत्यक्ष है और स्कंद स्कंध भी प्रत्यक्ष शास्त्र। इसलिए कहा गया है अप्रत्यक्षादि शास्त्राणि विवादास्तेषु केवलम प्रत्यक्षं शास्त्रम चतुरात्मो यत्र साक्ष्यम। क्योंकि प्रत्यक्ष है तो वहाँ एविडेंस साक्षी प्रत्यक्ष ये साक्षी इस प्रकार से मुझे लगता है ये जो एक प्रश्न था सिद्धांत ज्योतिष और फलित ज्योतिष, इसके बारे में आपको कोई संदेह है तो मराठी सांगू शकतो। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको जानकारी आपको भी जानकारी फलित ज्योतिष मतलब कुंडली का विश्लेषण एक शब्द में, और गणित ज्योतिष मतलब कुंडली निर्माण कर पंचांग बनाना, और पंचांग से काम लेना वो फलित ज्योतिष है। और एक ज्योतिष है वो भी अंतर्गत आता है। सिद्धांत ज्योतिष और एक ज्योतिष है संगीता ज्योतिष, अपने नाम सुना होगा संगीता ज्योतिष। लेकिन संगीत शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेदना ज्योतिष क्या है? समष्टि का विचार, पूरे देश का विचार करता है, पूरे प्रदेश का। जैसे अभी वृष्टिकाल चलता है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं नागपुर में मध्यम वृष्टि है। तो ये जो वृष्टि का विचार करता है
मानते हैं, इसको हम पूजन, उसका भी विचार संविदा ज्योतिष में है। इसको क्या मतलब जल, इसका विचार सब इस क्षेत्र में बात है। इस क्षेत्र में जो वाटर लेवल कितने स्तर पर है और जहाँ जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति है उसका वर्णन करके वहां पानी का अनुमान मिला, तो ये भी संविदा ज्योतिष के अंतर्गत आता है। वृक्षों का विचार नहीं हुआ, वृक्ष विचार, कौन से वृक्ष आपके ग्रह के आसपास होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, कौन से वृक्ष आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए है, कौन से नष्ट के लिए है, इस प्रकार के उतना ही नहीं, वृक्ष आयुर्वेद का विचार भी किया। अगर जैसे वृक्ष भी एक जीव है, तो जिस प्रकार के हमारा जो शरीर है इसमें आयुर्वेद जो प्राचीन काल में था, अगर स्वास्थ्य में संतुलन बिगड़ता है तो स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या उपाय करने चाहिए, उसी प्रकार वृक्षों का भी है। वृक्षों का अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसको स्वास्थ्य लाभ किस प्रकार से मिलेगा। इसलिए आयुर्वेद केवल मानव के लिए नहीं, वृक्षों का आयुर्वेद भी संविदा ज्योतिष में किया। देखिए प्राचीन जो हमारे आचार्य थे उनकी दृष्टि कितनी व्यापक थी। वृक्ष हमें प्राणवायु का प्रदान करते हैं, अगर वायु प्राणवायु नहीं है तो हम जीवित नहीं रहते। तो पृथ्वी में जो घटित होने वाला भूकंप आदि विचार, कभी कभी है ना, प्रकृति क्या है, अगर हम प्रकृति को ज्यादा छेड़ेंगे तो प्रकृति अपने आप संतुलित कर लेती है। तो भूकंप किस प्रदेश में आ सकता है, किस प्रदेश में भूकंप की कितनी तीव्रता रह सकती है, इसका भी विचार ज्योतिष के अंतर्गत किया है। ये सभी विचार वृक्षों का आयुर्वेद का विचार हो या जल का विचार हो, भूजल का विचार हो या भूकंप का विचार हो, ये सभी समष्टि के विचार हैं, क्योंकि सभी प्रदेश या देश विशेष के लिए प्रभावित होने वाले हैं। ये समग्र को जो प्रभावित करने वाला जो विचार है वो संहिता ज्योतिष के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका भी विचार किया गया। संहिता ज्योतिष के अंतर्गत वास्तु विचार भी है। अभी तो वास्तु जो विचार है वो संहिता अंतर्गत ज्योतिष का ही विचार है, लेकिन वास्तु विचार इतना बढ़ गया, वास्तु ने अपने एक स्वतंत्र एक कल इस प्रकार से अभी समाज में हम देख सकते हैं। वास्तुशास्त्र कुछ अलग है, वास्तुशास्त्र ज्योतिष के संहिता के अंतर्गत समष्टि का विचार करता है। इस प्रकार से वास्तुशास्त्र एक अलग विषय होती है। तो इस प्रकार से जो समग्र समष्टि में जो विचार होता है उसका भी शुभाशुभ विचार, वो भी गृहस्थ वर्षारंभ में ही इस वर्ष कितनी बारिश या पर्जन्य होगा, पर्जन्य का जो स्वामी कौन है, राजा कौन है, मंत्री कौन है, ये सभी ग्रह, तो उनका विचार संहिता ज्योतिष के अंतर्गत आता है। ये पंचांग में लिखा रहता है, पूर्व में साधारण रहेगी दृष्टि। ये क्यों? क्योंकि पूर्व में ज्योतिषी ही एक प्रकार से समाज में मार्गदर्शक करने वाला था। देखिए पंचांग में लिखित होता है कि इस बार पर्जन्यमान किस प्रकार से होगा, पर्जन्य का आरंभ कब रहेगा। गाँव में तो आज भी ये है कि पाऊस नहीं आना, तो पानी लेना है ना। तो गाँव में आज भी उनको पंचांग के बिना ही कोई अनुमान रहता है।
इस मास में कितनी बारिश हो जाएगी, ये परंपरा है। इसलिए इसका अस्तित्व आज भी है, कल भी था, आने वाला कल भी रहने वाला है, क्योंकि ये मनुष्य से जुड़ा हुआ विचार है। दूसरा इतिहास जिसने लिखा, इसलिए उस पर्जन्यमान के आधार से हमारे जो बड़ी राजा हम जिसको कहते हैं, हमारा जो राजा है, उस हाँ, देखिए चाय का महत्व है। जैसे बताया गया सुप्रभात क्या होता है, सुप्रभात ये है कि चाय पीना नहीं होगा सुप्रभात। सुप्रभात तभी होगा जब चाय पीना नहीं होगा सुप्रभात। सुप्रभात है, शुभ मध्याह्न भी है, तो चाय के साथ हम शुभ मध्याह्न करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो समष्टि का विचार, ये अन्नदाता की बात कर रहे हैं। तो अन्नदाता जो हमारे हैं, जो अन्नदाता पहले ही जो पंचांग के माध्यम से पर्जन्यसार अपना जो कृषि कर्म बीज रोपण, उसमें बीज पुष्टि और धान्य सर हमेशा सर हमें ये तो है ही, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये भी एक्सपर्ट है सर। ये ज्योतिषी मुझे लगता है इसको देश या प्रदेश या समाज का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके लिए भी ज्योतिष शास्त्र डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करेगा, क्योंकि अनुमान तो लगाना पड़ेगा, बजट तो तय करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा? अगर बारिश आएगी जब योग्य समय में, ये भी है कृषि शास्त्र जो है तब बीज रोपण करना। इसलिए समष्टि का विचार बृहस्पति के अनुसार जहाँ दिया गया, समष्टि का जो कहते हैं, ये जो ज्योतिष है अत्यंत विशाल अत्यंत महत्वपूर्ण विषय। आप सभी इस में जुड़े, आप सबका मैं पुनश्च अभिनंदन करता हूँ। इतनी बोल रही है, लग रहा कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना सहयोग और आपका एक कदम आप आगे रखेंगे तो इसको हम आगे लेके जाएंगे। और भारत देश अभी नेतृत्व कर ही रहा है, विश्व बनी गया है, लेकिन गुरुत्व जो है नेतृत्व में प्राप्त है, लेकिन गुरुत्व जो है ज्ञान में भी प्राप्त होना चाहिए। तो ज्ञान ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है इसके अंतर्गत विषय और वेदांत का अध्ययन, और इसमें विशेष रूप से अध्ययन के साथ साथ अनुसंधान, अध्ययन के बाद अनुसंधान की भी जरूरत है। जो भी कहा गया उसको रिसर्च के माध्यम से घटित होता है या नहीं, ये भी देखने का अध्ययन के साथ साथ अनुसंधान भी करना जरूरी है। मुझे लगता है आप सभी लोग अपने अपने विषय में ज्ञानी है, लेकिन अपने अपने विषय को लेते हुए इस भारतीय ज्ञान परंपरा का जो वेदांत ज्योतिष है इसको हम किस प्रकार से और आगे बढ़ा के इसका प्रयोजन हम ले पाएंगे। शास्त्र को कुछ होने वाला नहीं, ज्योतिष शास्त्र अपने आप में शिखर पर, लेकिन उसका अगर प्रयोजन हम ले पाएंगे तो हमें ही उसका फल मिलेगा। क्योंकि ज्योतिष हमेशा पांडे जी एक बात कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र ये हमारे समाज और व्यक्ति के कल्याण के लिए, ये मैं दोहराता हूँ क्योंकि आपके से बहुत बात मुझे सुना है, शास्त्र हमारे अनुकूलता के लिए, प्रतिकूलता के लिए शास्त्र नहीं है, हमारे जीवन को अनुकूल बनाने के लिए शास्त्र बना, और हमारे जो समाज और व्यक्ति के कल्याण के लिए शास्त्र बन चुका है, शास्त्र शिखर पर, तो कोई भविष्य की चिंता नहीं है। अगर हमें हमारे
हमारी भविष्य की चिंता करें, तो संस्कृत वाङ्मय और शास्त्र की रक्षा करने की चिंता हमें करनी चाहिए। आपको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए शास्त्र क्या होगा, शास्त्र का क्या होगा, शास्त्र का कुछ नहीं है। शास्त्र अपने आप स्तर पर है। इस शास्त्र के माध्यम से अगर हम चुनेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा इसकी जरूरत है। लेकिन हमें आचार्यों के जैसे, आचार्यों ने ये सब करके रखा अपने लिए नहीं, ये आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, जो आज हमें समाज में इसकी अत्यंत आवश्यकता महसूस होती है। हमारे से ज्यादा अगर हम हमारे भविष्य की चिंता करें, अगले आने वाली पीढ़ी की चिंता करेंगे, तो हमें ज्योतिष आदि शास्त्रों का अध्ययन और अनुसंधान करने की अत्यंत आवश्यकता है। इन्हीं बातों से मैं मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपकी कोई फ्रेंड तो आपको कुल 27 नक्षत्रों के नाम लिए गए। उनके नामकरण भी अलग अलग किए गए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। इन नामकरण के पीछे रहस्य है। नामकरण उनके स्वभाव, उनके स्वरूप और उनके स्वामी के अनुरूप और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले गुणधर्मों में से जो बलिष्ठ है उसके आधार पर नामकरण किया गया। सारे 27 नक्षत्रों के अपने अपने अर्थ। हम सब पर आज नहीं जाएंगे, अभी आपका जो प्रश्न है आप उस पर केंद्रित करते हैं। मूल नक्षत्र, शास्त्र कहता है कि जब सृष्टि हुई तो सृष्टि में पहले नक्षत्र सृष्टि हुई, ग्रह सृष्टि बाद। तो नक्षत्र सृष्टि में जो पहला नक्षत्र बना उसका नाम मूल दिया। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि सृष्टि की जब संरचना हुई तो नक्षत्र के समूह में हम देखते हैं, तो विज्ञान कहता है कि उनके अनुसंधान के अनुसार सबसे प्राचीन और सबसे पहले मूल नक्षत्र की संरचना हुई। अब आप देखिए, इसका आचार्य ने बहुत पहले से नाम रखा है मूल, अर्थात वहीं से सारे नक्षत्र पुंज 360 डिग्री में फैल गए। नंबर 1। अब जिस मूल का प्रश्न आपका है, ये तो हमने नक्षत्र के रूप में कहा, प्रश्न इनका यह है कि मूल के नाम से समाज में एक भय उत्पन्न है। यह मूल में जन्म हुआ। सामान्यतः जन्म के संदर्भ में मूल को लिया जाता है। तो मूल है क्या? अब इसके लिए थोड़ी सी, मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा गणित की ओर आपको ले जाऊंगा। थोड़े रेखा गणित में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे किसी वृत्त में समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए 3 बिंदु चाहिए।
वो बिंदु तब प्राप्त होंगे जब केंद्र पर बनने वाले सारे कोण 120 डिग्री के बनेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे 3 बिंदु उस वृत्त में मिलेंगे जो आपस में बराबर दूरी पर होंगे। ठीक है? मूल नक्षत्र से 3 बिंदु ऐसे मिल गए। उन 3 बिंदुओं में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं उन सबको मूल के नाम से व्यवहार में जाना जाता है। ऐसे 6 नक्षत्र हैं जिनको मूल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्या कारण है, यह चर्चा करता हूं। ऐसे 6 नक्षत्र हैं अश्विनी रेवती, ये दोनों नक्षत्रों को मूल के नाम से जानते हैं। आश्लेषा मघा, मघा आश्लेषा, इन 2 नक्षत्रों को, और ज्येष्ठा मूल, ये 6 नक्षत्रों में जन्म लेने वाले को मूल में जन्म हुआ ऐसा कहा जाता है। नक्षत्र प्रारंभ होता है and along with that मुझे उन्होंने बोला है कि और भी so I want that thing तो मुझे दूसरा नाम है गंडक। तो गंडक का अर्थ है अब महाराष्ट्र सबसे ज्यादा और गंडे का उदाहरण मुझे आज तक किसने गंडे का देखा, आपको किस देखा, कैसे होता है? आपके रक्त से प्रारंभ हो पे भी चढ़ जाते हैं, देखते भी नहीं है नीचे अब आप अभी आपको उसका रस का पान मिला, गन्ने के पत्ते का रस पान कीजिए और का रस पान कीजिए, दोनों में महारत है। वो थोड़ा मसाला होगा, थोड़ा और बीच के रस स्वादिष्ट होते हैं। तो ये जो गंडक है ना, ये वास्तव में क्या है, अति ऊर्जा वाला चीज जो ऊपर बनता है। सारावली में कल्याण वर्मा कहते हैं कि गंड में उत्पन्न होना जातक या तो जीवन दीर्घायुष्य प्राप्त करता है या मृत्यु प्राप्त करता है, या तो दरिद्र होता है या तो महाराजा बनता है, बीच में वो नहीं रहता। तो सबको आशंका अति स्नेह पाप संकी, आशंका हमेशा खराब नहीं होती। जैसे आपका बेटा 4 घंटे विलंब से आया तो आपको आशंका क्या होगी, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई पकड़ के जेल में तो नहीं डाल दिया। ऐसा नहीं हुआ कि उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी हुई, आनंद कर रहा होगा, बाद में आएगा। आपको आशंका क्या होती है, पाप की। ठीक है ना जी? तो ये जो 2 फल मिले, दरिद्र होना, राजा होना, मृत्यु प्राप्त होना, दीर्घायुष्य होना। तो दीर्घायुष्य राजा होना तो सुफल है, लेकिन उसकी चिंता हमें नहीं, मिलेगा तो आनंद करेंगे। दुख किसका है, दरिद्रता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए 6 नक्षत्रों में उत्पन्न जातकों को गंड में जन्म लेने वाला कहा जाता है। अब इसमें भी अमुक्त गंड का शास्त्र वर्णन करता है। ज्येष्ठा का अंतिम चरण
मूल का प्रथम चरण। अब ये अभी तो क्यों मूल है? मूल बनता है धनु राशि से, ठीक है ना। ज्येष्ठा के अंत में वृश्चिक और मूल के प्रामूल से बनता है धनु राशि। सबको पता है? नक्षत्रों से राशियां नहीं पता है तो आगे बताएंगे, 7 दिनों में इतना ही जानना बहुत था। तो धनु राशि, धनुष की आकृति आपने देखी है, उसमें विष कहाँ होता है, ऊर्जा कहाँ होती है? धनुष के नोक में, वही मूल का प्रथम चरण है। और बिच्छू आप सबने देखा है, वृश्चिक राशि, बिच्छू के में विष कहाँ होता है? उसके पूंछ में। उसका अंतिम चरण है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का अंतिम मानव अधिक ऊर्जा विष हर जगह है। विष जो है आपके सारे पदार्थों में भरा, लेकिन उसका संचय कर लेते हैं तो वो अति ऊर्जा होने के कारण नाशक हो जाता, अति सर्वत्र बन जाएगा, ठीक है ना। तो इन कारणों से मूल नक्षत्र में उत्पन्न जातक इनके ग्रह शांति करने का विधान है। उनके जो अनिष्ट प्राप्त होने वाले हैं उससे बचने के लिए अनेक प्रकार के सर्वौषधि इत्यादि का आचरण करने का आयुर्वेद संबंध। अब केवल शांति का मतलब जपन पाठ आदि नहीं है। आप सभी ने जाना होगा, 100 कुओं का जल ले आइए, तीर्थों की मिट्टी ले आइए, सर्वौषधि ले आइए, अर्थात पृथ्वी पर जितनी जीवनदायिनी शक्ति है उन सबका संचय करके मूल नक्षत्र में जो उत्पन्न जातक है उसको संस्कारित किया जाता है। किस कारण से? वो दीर्घायुष्य को प्राप्त करे और जो अच्छा वाला फल है वो उसके जीवन में आए। आप सभी में से मैं प्रयोग आपको बताता हूँ। आप में से अगर कोई अश्विनी का हो, रेवती का हो, मघा का हो, आश्लेषा का हो, ज्येष्ठा का, मूल का हो, वो अपने इर्द गिर्द देखें, आप अपने लोगों में या तो नीचे गिर गए होंगे या अपने लोगों से ऊपर उठ गए होंगे। ये सामान्य, इसमें से अगर 100 लोगों की कुंडली आप देखेंगे तो 80 लोगों पर ये नियम घटता है। 20 लोगों पर क्यों नहीं? क्योंकि अन्य ग्रह लोगों का भी फल है, केवल नक्षत्र मात्र से इतना फल प्राप्त होता है। इसलिए हमारे व्यवहार में कहा गया, किसी का भाग्य बहुत बढ़ता है तो कहते हैं पता नहीं किस नक्षत्र में इसका जन्म हो गया, या दुर्भाग्य तो कहते हैं पता नहीं किस नक्षत्र में जन्म हो गया। राशि को दोष नहीं दिया, ग्रह को दोष नहीं दिया, ग्रह को श्रेय भी नहीं दिया, किसको दिया जाता है? नक्षत्र को। इसके बारे में और भी चूंकि अभी पहले भी कहा, इसका गणितीय आधार, इसका खगोलीय आधार और इसका संहिता में आयुर्वेद संबंध और व्यवहार संबंध और संबंध विवरण जानने के बाद नक्षत्रों में यदि चंद्रमा है उस काल में किसी का जन्म हुआ तो उसे शांति कर्म करना चाहिए। अगर अच्छा बनने वाला फिर शांति कर्म कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो आप कहेंगे ना, मान लीजिए राजा बनने वाला तो क्यों शांति कर्म करेंगे? तो क्या होगा? सामान्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, थोड़ा और विकसितता उससे प्राप्त हो जाएगी। और कोई प्रश्न है? प्रश्न है तो आप सर से कीजिए, मैं देखता हूँ कि आपका अगला कार्यक्रम शुरू हो सके।
री रजिस्ट्रेशन करना है ना, री रजिस्ट्रेशन करना है ना। री रजिस्ट्रेशन करना है टिकट। मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। दो एग्जाम है, एक तो ये आधा क्लियर है, आधा ये कह रहे थे आईटीआई एग्जाम भी करा, आरटीआई अगर पढ़ी नहीं शाम को नहीं पढ़ना, देखो दिन में पढ़ना पड़ेगा, एक पास है तो मम्मा आ जाती है तो नहीं, देखिए उसमें कई कारण हैं। बैठिए, वो इंडिविजुअल पार्ट हो गया। उसमें ऐसा कहूँगा कि सामान्य नियम है कि जन्म के काल में ही पुनः वो नक्षत्र आता है, उसको उसकी शक्ति करनी चाहिए। आपने कहा पहले लोगों को पता नहीं था, पहले ही लोगों को पता था, आजकल लोगों को पता नहीं है। आजकल लोगों को पता है तो विश्वास नहीं है, पहले लोगों को पता नहीं था, विश्वास नहीं था। ठीक है, आप जैसे कह रहे हो सकता है आपको नहीं, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सामान्यतः इसका अरिष्ट क्या लगता है, जैसा हमने आपको पहले बताया कि जीवन ही मुख्य है। हम उत्कर्ष करें या न करें, अगर दो में से एक चुनना हो कि इसको राजा बनाना है या दीर्घजीवी बनाना है, तो क्या चुनेंगे? दीर्घजीवी पहले चुनेंगे, क्योंकि जीवन रहेगा तो कुछ होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे देखना है कि उसकी आयु कितनी होगी, जितनी शादी नहीं की गई उन्होंने कितनी आयु प्राप्त कर ली, उसके ऊपर निर्णय हुए। जैसे अगर वो 4 वर्ष का है, 8 वर्ष का है, 12 वर्ष का है, तो वो बालारिष्ट के अंतर्गत है। तो उसकी अथवा 32 वर्ष के अंतर्गत है तो अल्पायुष्य के अंतर्गत है, तो उसकी शादी करनी चाहिए। क्यों? आयुष्य आगे बालारिष्ट के बाद हम आयु का निर्णय करते हैं। तो मुख्य जो आयु है, तो उस आयु के निर्णय के आधार पर शांति कर रहे, क्योंकि और शांति किस कारण से, उसमें इंडिविजुअल देखना है कि जो नक्षत्र में जन्म हुआ, चंद्रमा की स्थिति 12 भाव में कहाँ है, उसके स्वामी की स्थिति क्या है, क्या जो अरिष्ट होने वाला तो उसमें चला गया या अभी आने वाला है, उसके आधार पर तय करना चाहिए। तो किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 48 ईयर के पहले, मैक्सिमम मिनिमम 24 के पहले करना चाहिए। क्योंकि गुरु जब तक एक चक्र 2 चक्र घूमता है तब तक क्योंकि गुरु ही जीवन देता है। कई बार गुरु अपने प्रभाव से अनेक अशांतियों को स्वयं समाप्त कर देता है, जो हमें पता भी नहीं चलता। धन्यवाद।
आगे शुरू करो अभी। हाँ और भी मैंने क्या बोला उससे पहले सुनना अरे पहले मेरे नमो नमः सर नमो नमः नमो नमः नमः सभायै साध्यक्षायै कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक अभिनव भारती वारंगा परिसर नागपुर के वेदांग ज्योतिष विभाग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय ज्योतिष शास्त्र ज्ञान यज्ञ के समापन कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी माननीय गणों का मैं डॉक्टर अंबालिका सिंधिया हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभा के प्रारंभ में मंगलाचरण के लिए मैं श्री प्रणव गोयल सर से निवेदन करती हूँ। सोमानस्वराणं वृणोति ब्रह्मणस्पदे पक्षीवन्तयः उषिजः यो रेवान्यो अमीर्भावसुवित्पुष्टिवर्धनः सनस्य शक्तुयस्तुरः मानश्चक्रुंसो अररुषो धूर्तिः प्रणङ्मर्त्यस्य रक्षानो ब्रह्मणस्पदे। आज का पंचांग आज दिनांक 19 जुलाई 2023 विक्रम संवत 2080 शक संवत 1945 शोभनकृत नाम संवत्सर वर्षा ऋतु श्रावण अधिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि पुष्य नक्षत्र चंद्रमा कर्क राशि में सिद्धि योग बालव तदनंतर कौलव योग है और कौलव करण है और वार बुधवार है। सर्वप्रथम हमारे प्रेरक कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर विभूषित माननीय कुलगुरु माननीय प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी महोदय जी का मैं शब्द सुमनों से हार्दिक स्वागत करती हूँ, उनका अभिवादन करती हूँ। उनकी प्रेरणा से हम ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन सदैव करते रहते हैं। अभिनव भारती वारंगा परिसर संचालक माननीय प्रोफेसर का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्राचीन भारतीय विज्ञान एवं मानव शास्त्र संकाय के अधिष्ठाता एवं वेदांग ज्योतिष विभाग प्रमुख माननीय प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे महोदय जी का मैं स्वागत करने के लिए श्री प्रणव गोयल सर से निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। वेदांग ज्योतिष विभाग में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत माननीय गोखले महोदय जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं माननीय प्रोफेसर पांडे महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस 7 दिवसीय ज्योतिष शास्त्र ज्ञान यज्ञ का प्रास्ताविक करें। माननीय प्रोफेसर पांडे जी। नमो नमः मूकं करोतु वाचालं लघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आदरणीय इस सभा में उपस्थित परम सम्मानीय आचार्य माननीय कुलगुरु श्री हरेराम त्रिपाठी जी, इस सभा के उपस्थित हमारे विभाग के
प्राध्यापक और विश्वविद्यालय के बीपीडी डॉक्टर प्रसाद गोखले जी, सभा में रत्नागिरी केंद्र के संचालक उपस्थित डॉक्टर दिनकर मराठे जी और इस परिसर के संचालक प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी, आप सभी को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूं। और इस सभा में हमारे विभाग के सभी प्राध्यापक, अभिनव भारती परिसर के सभी अध्यापकगण, सभी शिक्षकेतर कर्मयोगी और हमारे इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित मेरे प्रिय छात्र प्रशिक्षु वर्ग, महोदय, हमारा यह परम सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में, आपकी प्रेरणा से यह 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ हम आयोजित कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की शैक्षिक और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए हम प्रतिवर्ष ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार और तथ्य ज्ञान के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। विश्वविद्यालय के विभागीय गतिविधियों का प्रचार प्रसार और विभिन्न प्रकार के जागरूकता निर्माण करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा से भारतवर्ष के मनीषा और समाज यथाशक्ति संलग्न हो सके, इसके लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में यह 2010 से लगातार हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आचार्य परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा, इन सब का पालन हम समाज के सम्मुख एक आदर्श के रूप में रख देते हैं। ज्योतिष, गणित, खगोल और ज्योतिष अर्थात गणित, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, इन पद्धतियों से कैसे आपस में जुड़ा है, यह समाज में किस प्रकार से प्रचारित और प्रसारित हो, इस तरह का छात्रों के उपयोगी एक इंडक्शन प्रोग्राम जैसा इसका स्वरूप हम देते आ रहे हैं। अधिकांश छात्र जो आज हमारे प्रशिक्षण के रूप में यहाँ जुड़े हुए हैं, प्रतिवर्ष इसमें से अधिकांश लोग हमारे विश्वविद्यालय के अनेक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित होते हैं, क्योंकि उनको ये संज्ञान दिया जाता है कि हमारे विश्वविद्यालय में ज्योतिष के अंतर्गत, वास्तु के अंतर्गत और अन्य विषयों में कैसे कैसे अभ्यासक्रम चलाए जाते हैं। तो ये प्रशिक्षु वर्ग जितने हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं, ये हमारे एक तरह से विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए जाते हैं और ये स्वयं भी प्रवेश लेते हैं। गत 3 वर्षों से यह कार्यक्रम कोविड के कारण ऑनलाइन मोड में चल रहा था, लेकिन इस वर्ष आपके उपस्थिति में यह कार्यक्रम ऑफलाइन मोड में हम कर रहे हैं। इससे हमने ब्लेंडेड मोड में और आपने अपना अमूल्य समय निकाला। इस प्रकार से हमने जो विषयों का विवरण का एक विस्तार हम 7 दिनों में छात्रों को देते हैं। विभिन्न प्रकार के 7 दिनों के बाद 7वें दिन प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम रखते हैं। उन प्रश्नोत्तरों में विभिन्न ज्ञान क्षेत्र और कार्य क्षेत्र से ये जो प्रशिक्षु आए हैं, इसमें कोई लॉ से है, कोई साइंस से है, कोई आर्ट से है, कोई एग्रीकल्चर से, अलग अलग रूप से, कोई गृहिणी है, कोई व्यवसायी है, कोई छात्र है। ऐसे समाज के विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न आयु वर्ग 17 to 70 अर्थात 17 वर्ष का भी बालक है यहाँ और 70 वर्ष के भी हमारे प्रशिक्षु वर्ग दिखाई देते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को एक विशिष्ट रूप में हम समायोजन करते हुए ऐसे 7 दिवसीय कार्यक्रमों को करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि ये कार्यक्रम महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में भी विशेषकर नागपुर में आयोजित किया जाता है। जो यह नागपुर भारत का केंद्र नगर है और केंद्र का महत्व गणित के विद्यार्थी अच्छी तरह से समझते हैं। ज्योतिष की महान परंपरा भी महाराष्ट्र की एक अटूट परंपरा रही है, चाहे वो भास्कर का नाम ले, नारायण दैवज्ञ का नाम ले, अथवा शंकर बाल कृष्ण दीक्षित, वेंकटेश केतकर, यहाँ तक कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे मूर्धन्य ज्योतिष के विद्वान महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए और इन्होंने ज्योतिष की परंपरा को सुदृढ़ किया। इन ज्योतिष की परंपराओं में सिद्धांत, मुहूर्त, फलित और प्रथमतः एक बहुत महत्वपूर्ण वार्ता आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ कि भारतीय शास्त्र परंपरा में जो उपलब्ध इतिहास है, ज्योतिष के इतिहास ग्रंथों का प्रणयन प्रथमतः 2 स्थानों से हुआ। संस्कृत में प्रणयन
पंडित महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने काशी से गणक तरंगणी के रूप में किया और महाराष्ट्र से शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने भारतीय ज्योतिष का इतिहास मराठी में लिख करके प्रारंभ किया। ऐसे विशिष्ट परंपरा का यह जो राष्ट्र है, यहाँ जो गणित का इतिहास है और जो शास्त्र का इतिहास है, यह बहुत ही उच्च शिखर पर रहा है। ऐसे समकालीन शंकर बालकृष्ण दीक्षित और सुधाकर द्विवेदी जी का इतिहास का यह गवाह महाराष्ट्र रहा है। ज्योतिष, गणित और फलित की नहीं, यह उर्वरा भूमि भी आपके नेतृत्व में नए मानदंड स्थापित करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। चाहे वो अभी हमारा विभाग भी आर्यभट्ट तारामंडल, अनेक प्रकार के टेलीस्कोप, प्रस्तर वेधशाला के निर्माण की गतिविधियों में अग्रसर हो रहा है। अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि पिछले 7 दिनों में इस कार्यशाला में हमने एक निश्चित संख्या रखी थी कि 30 का इंटेक हमारा, जिससे हम 1 to 1 लोगों से वार्ता कर सकें। हमने उनके साथ प्रतिदिन अलग अलग 12 जुलाई से प्रारंभ करके प्रथम दिन प्रस्तावना मैंने स्वयं प्रस्तुत की, शास्त्र का महत्व और शास्त्र की रूपरेखा और लोगों की जिज्ञासा में अभिवृद्धि करने के लिए। द्वितीय दिन डॉक्टर अंबालिका सेठिया ने त्रिस्कंध ज्योतिष क्या है इस विषय पर व्यापक रूप से चर्चा की। तृतीय दिवस डॉक्टर आशीष जे ग्रह राशि परिचय, ऐसा विस्तार से शास्त्र की जो वार्ता है वो हमारे शिक्षक वर्ग के सम्मुख रखा। चतुर्थ दिन डॉक्टर पंकज शर्मा ने द्वादश राशि, द्वादश भाव और कुंडली पर विचार उन्होंने प्रस्तुत किया। पंचम दिन डॉक्टर प्रणव बुले ने कालमान पर एक विशिष्ट नवविध कालमान को, पंचांग को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाए और उन कालमानों का महत्व क्या है, इस पर अपनी वार्ता रखी। षष्ठ दिन डॉक्टर ऋषिकेश साहू ने समाज में प्रस्तुत मुहूर्त का क्या महत्व है और मुहूर्त को किस प्रकार हम शास्त्र में देखते हैं, व्यवहार में देखते हैं, उसका आयोजन किया गया। आज सप्तम दिन 2:30 बजे से अभी तक इनके प्रश्नोत्तरों का कार्यक्रम मैं और डॉक्टर प्रसाद गोखले जी, हम दोनों ने इसको संपन्न किया है। आपके आशीर्वचन के पश्चात हम प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम करेंगे और अध्यापन में हमने रामटेक और नागपुर दोनों केंद्र के अध्यापकों का समायोजन यहाँ किया। आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें आशीर्वचन देने हेतु व्यस्त मार्ग में होते हुए भी आपने समय दिया। इसके लिए मैं पुनः विभाग की ओर से और स्वयं अपने पक्ष से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और संक्षेप में 7 दिन के जो कार्यक्रम है इसकी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत। नमो नमः। धन्यवाद महोदय। अब इस 7 दिवसीय ज्योतिष शास्त्र प्रशिक्षण वर्ग में जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सहभाग लिया, मैं उनमें से 2 लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं सुषमा सोलंकी जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और उनका मनोगत 2 मिनट में व्यक्त करें। सुषमा सोलंकी जी। आदरणीय सर, येथे उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर, 12 जुलै पासून आपण हे ज्योतिष ज्ञान यज्ञ याकरिता आपण उपस्थित आहोत आणि आजचा हा आहुतीचा दिवस। तर आपण सर्वांनीच अतिशय मनपूर्वक शुद्ध अंतकरणाने, शुद्ध वाचा काया मनाने यात आहुती दिलेली आहे असं समजूया आणि या आहुतीची फळं आपल्याला खूप चांगली मिळतील अशी आशा करूया। तर विद्यार्थी मित्रांनोच म्हणेन मी तुम्हाला की 12 जुलै पासून हे सत्र सुरू आहे। 12 जुलैला श्री पांडे सरांनी आपल्याला या ज्योतिषाचा परिचय करून दिला। त्यानंतर श्री स्कंद परिचय अंबालिका मॅडमने आपल्याला करून दिलेला आहे।
ग्रह राशीचा परिचय आशिष सरांनी करून दिलेला आहे. भावपरिचय पंकज शर्मा आणि कालमान प्रणव मोळे सर आपल्या समोर घेऊन आलेले होते. मुहूर्ताबाबत माहिती शाहू सरांनी दिलेली आहे आणि मला असं वाटतं की खूप अथांग सागरात नव्हे तर सागराच्या काठाशी त्यांनी आपल्याला आणून सोडलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली आहे का की हे संस्कृत महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ म्हणा ही एक अलिबाबाची गुहाच आहे. बर्डीचा परिसर तुम्ही लक्षात घेतला तर इथे सगळे चोर आहे. 40 चोर आहे ना अलिबाबाच्या गुहेतले. आजूबाजूला जर तुम्ही म्हटलं तर सगळे कमर्शियल लोक आणि सगळ्या पैशाचा विचार करणारे मोठे मोठे व्यापारी. आणि अशा या परिसरामध्ये संस्कृत हे अतिशय उदात्त महाविद्यालय इथे असेल असं मला तरी अनेकदा बर्डीवर येऊन कधी वाटलं नव्हतं. पेपरमध्ये एक दोनदा बातमी आल्यावर कुठे आहे हे कॉम्प्लेक्स म्हणून मी शोध घेतला तेव्हा असं लक्षात आलं की या अलिबाबाची जी गुहाटी आहे या 40 चोरांच्या मध्यंतरी आहे. आणि जेव्हा आम्ही या गुहेमध्ये प्रवेश केला तिथल्या उदात्त वातावरणाचा अनुभव घेतला. व्हायब्रेशन तुम्ही लक्षात घ्या. खाली उतरा, खरोखर ते मारुतीचं मंदिर आहे म्हणून मला असं वाटतं हा परिसर टिकून आहे. केलेली नागपूरचा अतिशय कमर्शियल आणि अतिशय गजबजणारा प्रदेश आहे. पण 5व्या मजल्यावरची व्हायब्रेशन तुम्ही लक्षात घ्या. इथल्या पवित्रतेची जाणीव तुम्हाला 7 दिवस झालेली असेल अशी मला आशा आहे. त्यानंतर इतके दिवस ही संस्कृती देववाणी आहे आणि अतिशय प्राचीन काळापासून आमचा हा सांस्कृतिक वारसा आहे. परंतु हे शिकण्याची संधी आम्हाला कधीच मिळाली नव्हती. आम्ही वाचले की कालिदासाचं अभिज्ञान शाकुंतल जर्मनीचा गटे डोक्यावर घेऊन नाचला. तर अशी आख्यायिका जी आहे ती आख्यायिका आम्हाला माहित होती. परंतु आम्हाला मात्र याचा अनुभव आलेला नव्हता. तर मला असं वाटतं की या विद्यापीठांनी आमच्या मनामध्ये एक बीज रोवलेलं आहे. खरं तर खूप वाचायचं होतं. अभिज्ञान शाकुंतल वाचायचं होतं, मेघदूतम वाचायचं होतं, किंबहुना वेदापासून वाचनापर्यंत सगळ्या गोष्टीचं थोडं थोडं ज्ञान आम्हाला करून घ्यायचं होतं. आणि त्याचं बीज जे आहे त्या विद्यापीठाने आमच्या मनामध्ये रोवलेलं आहे. म्हणून मी यांना धन्यवाद देऊ इच्छिते. आणि हा प्रवास जो आम्ही सुरू केलेला आहे तो आम्ही काहीतरी आमच्या आयुष्यात करून याचं ऋण फेडू अशी मी आशा व्यक्त करते. श्री पार्थ अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया 2 मिनट में अपना मनोगत दें. जय श्री राम. मेरा नाम पार्थ अग्रवाल है और हितवाद न्यूज़पेपर में मैंने जब इसका ऐड देखा, ये एक एस्ट्रोलॉजी का वर्कशॉप होने वाला है, तो बेसिकली मैं पहले से थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्रोफेशनली भी. बट मुझे यहाँ पे आके इतनी खुशी इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे सभी जो पढ़ाने वाले थे उन्होंने स्क्रैच से पढ़ाते ना, जिनको कुछ भी नहीं मालूम उनके लिए वहाँ से स्टार्ट किया. मतलब बेसिक ज्योतिष ये बोलना इसीलिए ज़रूरी था कि मेरे कुछ दोस्त भी और सारे के सारे मतलब जितने लोगों से मैं मिलता हूँ उनको ऐसी मान्यता है कि ज्योतिष शास्त्र या फिर ज्योतिष माने के जो सुबह 6-7 बजे जो प्रोग्राम आता है काल चक्र या उस टाइप के जो न्यूज़ चैनल पे प्रोग्राम्स आते हैं, राशिफल राशि भविष्य, बस वहाँ तक सीमित है. आज क्या होगा और होता है वैसे नॉर्मली है नहीं जो देखेंगे आप, क्योंकि उसमें बहुत
जनरलाइज टर्म में रहता है। जैसे तुला राशि का राशि भविष्य, तुला राशि के नाम से देखेंगे तो राम भी की भी तुला राशि है और रावण की भी, बट दोनों का चरित्र और व्यक्तित्व बिल्कुल विपरीत था। तो ज्योतिष बहुत एक डीप सब्जेक्ट है। मेरे गुरुजी खुद अभी अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं, बोलते भी है 17-18 साल उनको हो गए। तो मैं तो फिर स्टूडेंट के भी नीचे, मतलब 2-3 साल से मुझे कुछ भी नहीं आया ऐसा लगता है जब मैं आप लोगों को से सुनता हूँ कुछ भी। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। दूसरी बात, संस्कृत स्पोकन संस्कृत के लिए भी यहाँ पे एक क्लास हुआ था 2-3 साल पहले, वो भी बहुत बहुत बढ़िया। आई गेस दिस बिल्डिंग तो यही थी, क्लास भी शायद यही था, स्पोकन संस्कृत, जिसे आमतौर से हम लोग जो बातचीत करते दैट वाज आल्सो वेरी यूजफुल। तो यो भी न्यूज़पेपर से मालूम पड़ा था। तो ये बहुत अच्छा KKSU का यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा प्रयास है और इसको ऐसे ही प्रतिसाद मिलता रहेगा। मेरी गुजारिश है कि मैनेजमेंट से भी कि इस तरीके के प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली इसको बंद ना किया जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ भी आपको मिलेगी। मतलब अगर बंद ना करे, और हमसे भी जितना हो सके हम मार्केटिंग करेंगे अगर ग्रुप्स में ऐसा कुछ आता है, अदरवाइज न्यूज़पेपर में तो आता ही है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इससे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय प्रोफेसर मराठी सर से विनंती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वे माननीय कुलगुरु महोदय का परिचय दें। माननीय डॉक्टर मराठी सर। नमस्ते भाई, सभी को मेरा प्रणाम। सप्तदिवसीय ज्योतिष कार्यशाला के समापन सत्र में मराठी जी आप म्यूट हैं? नहीं, अनम्यूट हूँ सर। हाँ सर बोलिए सर, प्लीज आप तुम्हें बोला। जी जी, आता येतोय आवाज? यस सर। हो सर जी। नमस्ते भाई, सभी को मेरा नमस्कार। सप्तदिवसीय ज्योतिष कार्यशाला के समापन सत्र में हमें मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु हमारे बीच आभासी माध्यम से उपस्थित है आचार्य हरेराम त्रिपाठी महोदय। आप प्रस्तुत कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर विराजमान हैं। पूर्व में आपने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पद को भी विभूषित किया है। आप न्याय वेदांतादि शास्त्र के वेत्ता है। आपके अधीन 30 से अधिक छात्रों ने विद्यावारिधि PhD की उपाधि पूर्ण की है। आपके विद्वत्ता से आपने देश और विदेशों में भ्रमण कर विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इस उक्ति को आपने सार्थक किया है। आप अति प्रतिष्ठित महर्षि बादरायण राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। इसी के साथ शंकर पुरस्कार, पाणिनीय अवार्ड, सरयू परीन रत्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरस्कार, श्रीनाथ अवार्ड, पूर्वांचल गौरव इत्यादि उपाधि से आप विभूषित हैं। आपके कुल 30 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं एवं 10 पुस्तकें अभी प्रकाशन के अधीन हैं। छात्रावस्था में उत्कृष्ट साधना करने हेतु आपको 7 स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया है। आपने भारत सरकार की जो विशिष्ट योजना है EPG पाठशाला तथा MOOCs परियोजना, इस परियोजना का आपने नेतृत्व किया है। अत्यंत उपयोगी इस परियोजना को आपने निश्चित समय में संपन्न किया है। भारत के अनेक संस्थानों के समितियों में आप अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में योगदान दे रहे हैं। आज हमारे निमंत्रण को मान्य कर आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं।
आप ज्योतिष के प्रेमी हैं। हमें विश्वास है कि आपके कार्यकाल में ज्योतिष एवं वास्तु विभाग और अधिक समृद्ध होगा। मैं सभी प्रतिभागी तथा विभाग की तरफ से विनती करता हूं कि आप अपने सारस्वत वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। आचार्य हरेराम त्रिपाठी महोदय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। परम सम्माननीय वेद वेदांग विभाग के अध्यक्ष, वेद वेदांग ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष एवं संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे जी, डॉक्टर दिनकर मराठे जी, प्रोफेसर प्रसाद गोखले जी एवं विश्वविद्यालय के उपस्थित सभी अधिकारीगण, आचार्यगण, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, विशेष करके प्रिय और यथोचित अभिवादन उन जो हमसे अधिक अवस्था के इसमें भाग लिए हैं भाइयों एवं बहनों। जैसा कि 7 दिवसीय कार्यशाला का यह समापन सत्र है और हमारे जो ज्योतिष विभाग के आचार्यगण है 2012 से इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, ज्योतिष का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ये सर्वविदित है कि जिस ज्योतिष शास्त्र, योग, आयुर्वेद और वेद को पहले बीच में कुछ जन उपेक्षित समझते थे, आज भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी का के नेतृत्व में एनईपी अथवा 2020 नई शिक्षा नीति 2020 में जो प्रावधान किया गया है, इंडियन सिस्टम नॉलेज, भारतीय ज्ञान परंपरा, उस भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष शास्त्र का अमूल्य योगदान है। जैसा कि स्वयं देखे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अनादिकाल से हमारे भारत के ऋषियों मनीषियों ने, वेदांग ज्योतिष के तत्ववेत्ताओं ने जो फलादेश करते आए हैं, यहाँ तक कि हमारे आचार्यगण 100 वर्ष का पंचांग यदि निर्माण करते हैं तो 100 वर्ष भविष्य में घटित होने वाली जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पृथ्वी का कैसे कैसे भूकंप इत्यादि होगा, सबका फलादेश हमारे आचार्यगण चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने तपश्चर्या से एक ऐसी विधि अपनाई जो सर्वोत्कृष्ट मानी जाएगी और IKS के द्वारा तो सिद्ध हो चुकी है। अभी देखिए जो हमारे कुछ फलादेश किए जाते हैं, जैसे अभी आचार्यगण बता रहे थे कि राजयोग, सामान्य परिवार का व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई कल्पना भी नहीं किया था और उनके जन्म के काल का वो प्रभाव ही है जिसके कारण आज सम्राट बने हुए हैं। वो सामान्य भारत के प्रधानमंत्री न हो करके जैसे वैश्वीकरण में उनका वर्चस्व संपूर्ण विश्व में फैलते जा रहा है, उसे लग रहा है कि वो भारत को महाशक्ति बनाएंगे। और वो कैसे संभव है भारत महाशक्ति होगा? इसी ज्योतिष, योग, आयुर्वेद के द्वारा ही संभावित है। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष भी एक विज्ञान है। इसकी जो गणित की पद्धति, श्लोक के द्वारा लीलावती में कैसे गणित के विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों को सरल दृष्टि से हमारे विद्वानों ने दर्शाया है, वह चमत्कार कारक ही है। हमारे आचार्यगणों ने आपको जो 7 सप्तदिवसीय कार्यशाला में ज्योतिष के विभिन्न तथ्यों को, विभिन्न सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप में जो दिग्दर्शित किया, उसका आप जा करके अवलोकन अवश्य करेंगे, क्योंकि तैत्तरीयोपनिषद में जब दीक्षाबल्ली में दीक्षांत के कुछ ऐसे तत्व बताए गए हैं, स्वाध्याय मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए, सत्यम सत्यम वदे धर्मम चर, इस तरह के जो अनेक प्रकार के तथ्य जो बताए गए हैं,
स्वाध्याय वही है कि जो 7 दिनों में हमारे आचार्य गणों से आपने ज्योतिष का जो अध्ययन किया है उसको निरंतर चिंतन आप करेंगे तो कालांतर में वही आपके लिए बहुत फलदायी होगा और वो शास्त्र के रूप में परिणत होगा। जैसा कि ये जो आचार्य के विषय में कहा गया, आज आचिनोति च शास्त्राणि, जिस तरह से पशु पक्षी कबूतर अथवा हंस जल और दुग्ध के सम्मिश्रण में से दुग्ध का चयन करता है और जल को छोड़ देता है, ठीक उसी तरह से हमारे जो आचार्य गण हैं जो आपको अध्यापन कार्य कराए हैं, निरंतर संपूर्ण जीवन एक एक शास्त्र के सिद्धांतों का निरंतर अध्ययन करना, चयनित करना और आप जैसे शिष्यों के सामने उसको उपस्थापित करना। आज चिनोत के शास्त्र स्वयं आचरते, स्वयं इन आचार्यों का आचरण वो भी आपको अनुवर्तन करने योग्य है। और जो अब देखिए छात्र के विषय में भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर दोषणम आवरणम तत्शीलम अस्थिति छात्र, जो जैसे छत्ता जो है धूप से और वृष्टि से हमें बचाता है, ठीक उसी तरह से गुरु का जो उपदेश है उसमें जो गुण होता है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि गुण का आधान को ही संस्कार कहते हैं। गुण को ग्रहण कर लेना चाहिए। गुरु में कहीं कोई दोष है तो उसका आच्छादन करना चाहिए, उसको आवरण कर लेना चाहिए, उसको प्रकट नहीं करना चाहिए और उस छत्ते के समान। तो इस तरह से आप जो ये तथ्य आपको आचार्य गणों ने दिया है उसको जाकर स्वाध्याय करिए, अन्य को भी बताइए और ऐसे लोगों को प्रेरित करिए जो कि हमारा जो प्राचीन काल से अनादिकाल से जो IKS भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अंग है, जो विज्ञान है, ज्योतिर्विज्ञान है, उस ज्योतिर्विज्ञान का कैसे प्रचार प्रसार हो और उनके तथ्यों को कैसे सामान्य समाज के सामने रखा जाए। जैसा कि हमारे विद्वानों ने ज्योतिष के जो मर्म तत्व है, सिद्धांत है, उसको 7 दिवसीय कार्यशाला में अत्यंत समाज के लिए उपयोगी जो रखा और आप उस समाज में जा करके इसको प्रत्येक जो व्यक्ति को समझावें और इसका आचरण करें। इसी तरह की कार्यशाला हमारे आचार्य गणों ने निरंतर आयोजित करते रहें, जिससे विश्वविद्यालय का उत्थान हो और विशेष करके जो नई शिक्षा नीति में जो IKS है, इंडियन सिस्टम नॉलेज, उसके अंग के रूप में ज्योतिष शास्त्र प्रसार हो। एक ऐसा समय आया है कि संपूर्ण महाराष्ट्र में आप ज्योतिष शास्त्र के वेत्ताओं का परम कर्तव्य है कि ज्योतिष से संबंधित ऐसे ऐसे छोटे छोटे पाठ्यक्रम 3 क्रेडिट का बनावे, जैसे कुंडली विज्ञान है, जल विज्ञान है और रोगियों को कैसे ठीक किया जाए। इस तरह के अनेक प्रकल्प 25-30 प्रकार के छोटे छोटे पाठ्यक्रम निर्माण करें जो 3 क्रेडिट का हो और उसको संपूर्ण महाराष्ट्र में हम उसको ऑनलाइन के माध्यम से अध्यापन कार्य करावें, क्योंकि जानते हैं कि अभी IKS NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में IKS के माध्यम से संपूर्ण भारत के प्रत्येक राज्यों को IKS को एक प्रश्न पत्र के रूप में अध्यापन कार्य कराना अनिवार्य किया गया है। इसमें महाराष्ट्र के सभी महाविद्यालयों में जो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, अभियंता के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र हो, सबको स्नातकोत्तर में अध्ययन कराना अनिवार्य है। तो आप इस तरह के कुछ ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करें जो कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से संपूर्ण महाराष्ट्र के जो छात्रों और छात्राओं को उपलब्ध करावें। तीसरा यह है कि समाजोपयोगी जिस तरह से आपने कार्यशाला किया, यह कार्यशाला हूँ और चूंकि समय का चूंकि हमारे लिए कुछ प्रतिबद्धता है तो मैं सभी इसमें भाग लेने वाले जो हमारे यथोचित छात्र एवं छात्राएं, भाइयों बहनों, सबके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूं, क्योंकि आपने अध्ययन किया और हमारे आचार्यों के जो विविध शास्त्र ज्योतिष के विविध कलाओं में, सिद्धांतों में निपुण हमारे जो आचार्य गण हैं, उनके जो निरंतर शोध कार्य करने के अनंतर उसमें जो सार तत्व हुआ है, तो सार तत्व को सरल रीति से आप सभी के सामने उपस्थापित किए हैं और वो जो आपके लिए पाथेक का काम करेगा और आगे चल कर के वही आपके होने वाली जो संतति है उसमें संस्कार का आधान करेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ हमारे इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र छात्राएं, यथोचित जो हमसे अधिक अवस्था के हैं ऐसे भाई और बहनों को नमस्कार करके, विशेष करके आचार्य गणों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, जयतु वेदांग ज्योतिष विभाग। धन्यवाद महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने छात्रों को आशीर्वचन दिया। अभी आपकी अनुमति से ये विश्वविद्यालय के इन प्रतिभागी छात्रों के लिए प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। बस आपके आशीर्वचन प्राप्त हो गए। इसके बाद हम इस प्रमाण पत्र को सभी छात्रों को जो इसमें प्रतिभागी हो उनको वितरित करेंगे। तदुपरांत आज का यह ज्ञान यज्ञ पूर्णता को प्राप्त करेगा। अब मैं डॉक्टर प्रसाद गोखले जी को आमंत्रित करता हूँ। जी वितरित करें। अब हम थोड़ा सा प्रवास में है, इसलिए अब हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। ठीक है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मैं डॉक्टर प्रसाद गोखले जी को आमंत्रित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करें। नमस्ते। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक के वेदांग ज्योतिष विभाग द्वारा आयोजित यह 7 दिवसीय यज्ञ का आज समारोह का धन्यवाद करने हेतु मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले आज हमारे कुलगुरु आचार्य हरे राम त्रिपाठी जी, आपने व्यस्तता में भी प्रत्यक्ष दिख रहा था कि आप प्रवास में थे, फिर भी ज्योतिष शास्त्र और परंपरा इसका जो एक मूल मंत्र है, ये सभी समाज के हित के लिए जो होने वाला ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें जो यहाँ पधारे प्रतिभागी और हम सबको आपने अपने आशीर्वाद दिया और इस अधिक मास के जो यज्ञ में आपने आकर आशीर्वाद देने के कारण एक तो यह फल द्विगुणित हो गया। इस हेतु मैं आपका वेदांग ज्योतिष विभाग द्वारा विभाग की ओर से और सभी प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और उसी प्रकार इस कार्यक्रम के आयोजन के मार्गदर्शक और हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय आचार्य कृष्ण कुमार पांडे जी, आपने सतत इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा और इसका मार्गदर्शन किया और यहाँ आप उपस्थित रहे और विशेष रूप से प्रश्नोत्तर यहाँ का आयोजन हुआ। ये जो गुरुकुल के जो भारतीय गुरुकुल सिस्टम है, उसमें ये कहा जाता है आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्य उत्तर रूपम प्रवचनम संधारम विद्या संधि प्रवचनम संधारम। इस माध्यम से हुआ आचार्य जो बैठे हैं ये पूर्व रूप में बैठे हैं और अंतेवासी मतलब अंत में नहीं है, ये आचार्य के समीप बैठे। देखिए ज्यादा गैप नहीं, अंतेवासी समीप बैठे और विद्या संधि प्रवचन संधानम, इस माध्यम से प्रश्न का उत्तर आपने दिया और सभी छात्र छिन्न संशया, किसी के मन में कोई संशय रहा नहीं, ये भी हमने प्रत्यक्ष किया। क्योंकि बाद में बार बार पूछा गया किसी का प्रश्न है क्या, तो सभी ने जवाब दिया अभी कोई प्रश्न नहीं है। इसका मतलब इस प्रकार का जो सिस्टम है, ये अभी कुलगुरु जी ने कहा भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसका ही ये एक प्रत्यक्ष स्वरूप इस यज्ञ के माध्यम से देखा। इस हेतु मैं आपका वेदांग ज्योतिष विभाग द्वारा विभाग के ओर से और आप सभी प्रतिभागियों के ओर से आपको शत नमन करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। और यहाँ विशेष रूप से इस आयोजन के सफलता में हमारे विभागीय सहयोगी प्राध्यापक डॉक्टर अंबालिका सेठिया और प्रणव बड़े का जो सहयोग मुझसे ज्यादा आपने प्रत्यक्ष किया है, देखा है, तो
इस हेतु मैं आप दोनों का विभाग की ओर से विशेष रूप से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और प्रकट करते समय एक और एक भी निवेदन भी करता हूँ, क्योंकि एक ऑडियंस के माध्यम से एक प्रश्न उपस्थापन हुआ है या उनका निवेदन है, तो मैं सभामुख से आपको ज्ञापित करता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम ये हम आगे भी चलाते रहेंगे और आगे आप तक सूचना भी ये प्रेषित करेंगे, या हो सकता है इसका हम एडवांस वर्जन लेके आएंगे, है ना। तो इसका आगे नेक्स्ट जो 7 दिवसीय होने के बाद जो बेसिक हो गया, उसका जो एडवांस कोर्स, ये भी आदरणीय आचार्य कृष्ण कुमार जी पांडे जी के मार्गदर्शन में हम सभी मिलके इस कार्यक्रम को करेंगे। इस हेतु मैं श्री प्रणव मुड़े और डॉक्टर अब्बालिका आप दोनों का फिर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और मुख्य रूप से देखिए, ज्योतिष में आचार्य का ही वचन है, जहाँ सभा जो है, सभा अगर सभासद नहीं होंगे और सभा में जो वृद्ध नहीं होंगे, सभा में बाल नहीं होंगे, तो कोई सभा की शोभा नहीं। ये सभा जैसे आपने सर ने कहा 17 to 70 या मोर देन 70 यहाँ उपस्थित है आयु का वर्ग। इसका मतलब ये है ज्योतिष सभी आयु वर्ग को चाहिए, बालाशिष्ट से लेकर आश्रम की जो व्यवस्था है, बाल ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तक, ये सभी आश्रमों के लिए ये ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन है, ये यहाँ प्रत्यक्ष हुआ। इसीलिए ये मुख्य रूप से सभी आप यहाँ विशेष रूप से अभिनंदन आपका और आपको मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आप भी हमारे साथ इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में सहकार्य कर रहे हैं। इस हेतु मैं आप सबका पुनश्च कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और ये भी अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे विश्वविद्यालय के अनेक प्रकार के ज्योतिष और संस्कृत ये पाठ्यक्रम हमें यहाँ चलते हैं, इसमें आप खुद सहभाग ले सकते हैं, या आप नहीं लेंगे तो आपके मित्र परिवार जो है उनको आप सूचित करें, ताकि ये ज्ञान को हम आगे ले जाए। मैंने पहले ही कहा, संस्कृत और ज्योतिष की भविष्य चिंता हमें नहीं करनी, संस्कृत और ज्योतिष की चिंता नहीं करनी है। अपने भविष्य की अगर चिंता होगी तो संस्कृत और ज्योतिष को आपको अपनाना होगा या पढ़ना होगा या उसका अनुसरण करना होगा। इसीलिए जैसे आचार्यों ने कहा, आचार्यों ने हमें इतना दिया, तो हमें भी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको ध्यान में रखते हुए हमें ये यज्ञ में निरंतरता से शामिल होना होगा। तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जिनका भी सहयोग मिला है, हमारे पत्रकार बंधु भी हमारे साथ है, तो उन्होंने भी इसका प्रचार करने में योगदान दिया है। और इसी प्रकार के विश्वविद्यालय का प्रशासन और आप सभी प्रतिभागी, पुनश्च आप सबको मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। काले वर्षनु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोयम क्षोभरहितः सज्जना संतु निर्भया। इन्हीं वाक्य से मैं मेरे धन्यवाद, ये जो वचन है इसको पूर्ण विराम देते हुए मेरे वचन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अरे एक रह गया, आपका भी नहीं रह गया, मराठे जी विशेष रूप से एक बात रह गई। मैं ये आभासी माध्यम में हमारे साथ कुलगुरु जी के साथ हमारे ही विभाग के आचार्य आदरणीय दिनकर मराठे जी रत्नागिरी से जुड़े हैं। हमारे मैं आपको ये भी सूचित करता हूँ, विश्वविद्यालय के 4 परिसर है, जैसे एक परिसर रामटेक में है मुख्य परिसर, और दूसरा ये जो सिटी सेंटर कहा जाता है ये NIT है, और तीसरा जो अभी भव्य दिव्य परिसर बनने जा रहा है ये है यहाँ से 22 किलोमीटर दूरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जहाँ है, IIT नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और उसको लगते ही हमारा परिसर का काम शुरू हो गया है। मुझे लगता है आने वाले 6 महीनों में आप वहाँ भी ज्योतिष के क्लास देखेंगे और हम भी वहाँ शामिल होंगे। उसी प्रकार हमारा अत्यंत एक विशिष्ट परिसर जहाँ संस्कृत और ज्योतिष का अनुसंधान का कार्य चलता है वो है रत्नागिरी।
जो कुंकट का क्षेत्र है उसमें जो रत्नागिरी जी प्रदेश में हमारा एक भारत रत्न पीवी काणे जी के नाम से रत्नागिरी में हमारा सब सेंटर चलता है, उपकेंद्र। उसके निदेशक आदरणीय डॉक्टर दिनकर मराठे जी, जिन्होंने आदरणीय कुलगुरु जी का परिचय और स्वागत किया, उनको भी मैं यहाँ विशेष रूप से आभासी माध्यम से हमारे साथ जुड़े, इसे तो मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से आदरणीय मराठे जी हमारे ही विभाग के प्राध्यापक है, ज्योतिष के विभाग के, और मेरे परम मित्र भी है। तो इनकी एक खासियत है, ये फलित ज्योतिष और संहिता ज्योतिष के जो वृक्षायुर्वेद और विशेष रूप से जल ज्ञान जो दकारकल के भी ये एक्सपर्ट है। तो मैं यहाँ उपस्थित आप सभी प्रतिभागियों के माध्यम से और विभाग की ओर से आदरणीय डॉक्टर मराठे जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आभासी माध्यम से हमारे साथ राजीव रंजन मिश्र जी और सिद्धार्थ सेन, ऐसे बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं। 24 कैंडिडेट्स, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर ऋषिकेश साहू, ऐसे हमारे ही, और शर्मा जी, ऐसे जुड़े लोग आभासी माध्यम से जो भी जुड़े हैं, आप सबको कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदांग ज्योतिष विभाग के द्वारा विभाग की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। Thank you, sir.